हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज़ रिचा एंड आज हम पढ़ेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसके कुछ आर्टिकल्स हम आज कवर करेंगे और कुछ बाद में करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 448 आर्टिकल्स हैं और वो 25 पार्ट्स में डिवाइड है। 12 शेड्यूल्स हैं, 5 अपेंडिक्स हैं और 100 अमेंडमेंट्स उसमें हुए हैं। यानी कि अमेंडमेंट्स यानी कि सुधार कार्य जो भी होता है, पार्लियामेंट में जो लॉ पास किया गया उसमें कुछ सुधार किए गए हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में। तो चलते हैं, 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंटेलिंग द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो अब देखते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे कितने पार्ट्स में हमारा डिवाइडेड है। और जो फर्स्ट पार्ट है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में है, जो आर्टिकल 1 to 4 में कवर करता है। सेकेंड है हमारा सिटीजनशिप के बारे में, जो कि आर्टिकल 5 to 11 में कवर करता है, आर्टिकल 5 to 11 में कवर करता है। और उसके बाद थर्ड आ जाता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 12 to 35 में कवर करता है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल कुछ ही आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, बाकी हम बाद में देखेंगे इसके बारे में डिटेल में, इनके पार्ट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 हमारा है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो इसमें क्या है, फर्स्ट आर्टिकल हमारा कहता है भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जैसे कि इंडिया है वो स्टेट्स का यूनियन है, बहुत सारे स्टेट्स को मिला के हमारा इंडिया बनता है। किसी एक स्टेट को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। जैसे कि दिल्ली कैपिटल है तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली को हम इंडिया कह सकते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे स्टेट्स है सबका इक्वल राइट है, इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया को बनाने में। और आर्टिकल 2 हमारे कहता है एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स। तो कोई भी नया स्टेट हमारे इंडिया में एडमिशन ले सकता है या फिर स्टैब्लिश हो सकता है, नया स्टेट आ सकता है इंडिया में। तो आर्टिकल 2 प्रोवाइड फॉर द एडमिशन ऑफ और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट लाइक सिक्किम। जैसे कि 1975 में सिक्किम ने इंडिया में एडमिशन लिया, 1975 में। तो हम तो 47 में आज़ाद हो गए थे, तो उस टाइम सिक्किम हमारा इंडिया का पार्ट नहीं था। लेकिन 1975 में रेफरेंडम के बाद सिक्किम ने कहा कि हमें इंडिया के साथ रहना है, तो सिक्किम इंडिया का पार्ट बन गया। आर्टिकल 3 हमारा कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट का नेम रखा जा सकता है, उसकी बाउंड्रीज को एक्सपेंड की जा सकती है या फिर उसकी बाउंड्रीज को काट के दूसरे स्टेट बनाया जा सकता है। जैसे कि बिहार को झारखंड में किया गया। ठीक है, बिहार और झारखंड अलग अलग हो गए, एक ही स्टेट थे पहले दोनों, बाद में अलग अलग हो गए। तेलंगाना भी नया राज्य बनाया गया, तो ये आर्टिकल 3 के हिसाब से है। ठीक है, तो उसी तरीके से आर्टिकल 4 में भी हमारा यूनियन टेरिटरीज के बारे में है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर जो अभी बना, लद्दाख जो है वो अलग स्टेट बना और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो ये आर्टिकल 4 के हिसाब से है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे सिटीजनशिप राइट्स के बारे में पढ़ने के लिए। पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11, इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 5 में हमारा था सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे सिटीजनशिप। ठीक है, तो 1950 में हमारा बना था कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जनवरी 1950। तो उस टाइम पे जो भी इंडिया का नागरिक था या जो भी इंडिया में रहता था उसको सिटीजनशिप इंडिया की दी गई आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग। तो आर्टिकल 5 जो है वो कहता है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, यानी कि आई शुड हैव अ डोमिसाइल इन इंडिया। इंडिया में डोमिसाइल होना चाहिए आपका, कि आपको परमानेंटली इंडिया में रहना है, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप उस आर्टिकल के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, और वो या तो इंडिया में बॉर्न हुआ हो या उसके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हो, किसी भी एक पेरेंट, या तो मम्मी या पापा, कोई भी एक पेरेंट उसका इंडिया में बॉर्न हुआ हो, और उसके बाद 5 ईयर लगातार इंडिया में रहा हो। जैसे कमेंसमेंट के टाइम पे 1950 से पहले
ठीक है, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, ये आर्टिकल 5 के हिसाब से। फिर हमारा आर्टिकल 6 आता है। ठीक है, आर्टिकल 6 हमारा क्या कहता है, बिफोर 19/7/1948 या फिर आफ्टर 19/7/1948, यानी कि 19 जुलाई से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद। तो ये डेट ही क्यों, क्योंकि इसी डेट को हमारा परमिट सिस्टम लॉन्च हुआ था। ठीक है, परमिट सिस्टम इंडिया में आया था और परमिट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ये आर्टिकल बनाया गया कि जो लोग इंडिया से या तो पाकिस्तान माइग्रेट हुए या पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए, उस बेसिस पे उनको सिटीजनशिप दी गई। ठीक है, और 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या फिर वो खुद इंडिया में बॉर्न हुआ, जो कि इंडिया में बॉर्न हुआ, वो उसको सिटीजनशिप इंडिया की मिलेगी, वो इंडियन सिटीजन रहेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 19 जुलाई 1948 के बाद उसको सिटीजनशिप मिलेगा या तो उसके वो या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हो या फिर इंडिया रिटर्न हो गए हो एक परमिट के थ्रू रिसेटलमेंट करके। ठीक है, या फिर ही हैड रिसाइडेड इन इंडिया आफ्टर रीमाइग्रेशन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, मतलब वहां पे पाकिस्तान में जाके कुछ महीने रहा हो और फिर वो 6 महीने बाद इंडिया में आ गया हो, उसको भी सिटीजनशिप मिल सकती है। और ही हैड सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू द ऑफिसर, या फिर उसने ऑफिसर को अपना एप्लीकेशन दिया हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कि हमें इंडिया का सिटीजन रजिस्टर कर दो, या फिर ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज सिटीजन बाय सच ऑफिसर, या फिर वो रजिस्टर्ड कर दिया गया हो उस ऑफिसर के द्वारा, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग। अब आर्टिकल 7 आता है। आर्टिकल 7 जो है, सिटीजनशिप ऑफ द पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, जो कि माइग्रेट कर गया है पाकिस्तान। ठीक है, तो जो पाकिस्तान से इंडिया आया 1 मार्च 1947 के बाद, या फिर इंडिया से पाकिस्तान गया 1 मार्च 1947 के बाद, उनके बारे में है ये चीजें। ठीक है, आर्टिकल 7, तो उनके या तो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न होने चाहिए, या फिर वो इंडिया आ गया हो एटलीस्ट 6 मंथ रह के। वही सारे जो आर्टिकल 6 में हमने पढ़े थे, वही सारे 5 जो चीजें थी, जैसे कि किसी ऑफिसर के द्वारा इंडियन सिटीजन रजिस्टर कर दिया गया हो, या फिर उसने रजिस्ट्रेशन करवाया हो किसी ऑफिसर के द्वारा, या फिर 6 महीने वहां रह के दोबारा इंडिया आ गया हो, वही सब सिस्टम आर्टिकल 7 में भी फॉलो होता है। तो आर्टिकल 8 को समझते हैं, जो कि उन लोगों के लिए है जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं या फिर वहाँ पे जाके रहने लगे हैं। तो आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंग, अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स इंडिया के बॉर्न है या आपके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के बॉर्न है, कोई भी उनमें से अगर इंडिया का बॉर्न है, तो आप इंडिया के सिटीज़न हैं। जब तक आप किसी और कंट्री की सिटीज़नशिप नहीं ले लेते, आप इंडिया के सिटीज़न रहेंगे। ठीक है, जैसे हमारे कंट्री में बहुत सारे हैं जो NRI हैं, जो कि बाहर रहते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं। ठीक है, इंडिया में नहीं रहते, लेकिन वो फिर भी इंडिया के सिटीज़न हैं। तो ये आर्टिकल 8 में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 9। आर्टिकल 9, नॉट डीम्ड टू बी अ सिटीजन, यानी कि वॉलेंट्री फॉरेन या सिटीजनशिप स्टेट्स बिफोर कमेंसमेंट, यानी कि 5, 6, 8, जितने भी हमने तीनों आर्टिकल पढ़े, 5, 6, 8, इन सारे आर्टिकल्स को कैंसिल किया जाता है। इन सारे आर्टिकल्स के बाद आर्टिकल 9 आता है। ठीक है, और इन सारे आर्टिकल को कैंसिल किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। जो चीजें इस आर्टिकल में नहीं है वो आर्टिकल 9 में है। ठीक है, और आर्टिकल 10 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 10 हमारा क्या कहता है, कॉन्टिन्यूअस ऑफ सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजन किसको माना जाएगा, जो कि आर्टिकल 10 के अंतर्गत जो पार्लियामेंट है उसको पूरा राइट है लॉ को पास करने का। ठीक है, 1950 के बाद 1950 में जब हमारा
लॉ तैयार हो गया उसके बाद पार्लियामेंट को पूरा राइट है लॉ बनाने का। जैसे CAA कानून जो गवर्नमेंट हमारी लेके आई है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा 2019 में आया है, तो वो पार्लियामेंट को पूरा का पूरा अधिकार है। ठीक है, NRC CAA, तो हमारे कई सारे अमेंडमेंट हुए हैं NRC में, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। इसमें हमारे कई सारे सिटीजनशिप के लिए हमारे अमेंडमेंट हुए हैं। तो 1986 में हुआ था असम अकॉर्ड को लेके, ठीक है, और 2003 में जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था उसमें हुआ था कि जो बच्चा होगा उसके जो पेरेंट्स होंगे वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होंगे। ठीक है, और अभी 2019 में जो CAA आया है वो रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड के लिए आया है। ठीक है, जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोग हैं पाकिस्तान में वो इंडिया आ सकते हैं और इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 11, द पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है कि वो लॉ के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप के राइट्स दे सकती है। ठीक है, हाँ, 26/1/1950 पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है, वो किसी को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, किसी को भी रिवोक कर सकती है और कोई भी नया लॉ बना सकती है सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, ओके, तो आज हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर लिया है कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड पार्ट 3 एंड पार्ट 4 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। आप अगर लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, इसीलिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।